लैक्टिक एसिड बन रहा है। ओके, ग्लूकोज में से लैक्टिक एसिड बन रहा है, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस एंड रेस्पिरेशन, तो इसमें भी टूटने की प्रोसेस होती है। ओके, तो ये दो चीजें है ना वो कंटिन्यूअस होती रहती हैं, ऑल टुगेदर इज कॉल्ड मेटाबॉलिक पाथवेज। ओके, नाउ लेट अस गो फर्दर। नेक्स्ट आप देखिए क्या हो रहा है। द एनर्जी रिलीज थ्रू कैटाबोलिज्म इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ अ केमिकल बॉन्ड। ऑलवेज रिमेंबर, है ना, कैटाबोलिज्म अगर है तो चीजें टूट रही है ना, तो एनर्जी रिलीज करेगी और इसको फिर इन द फॉर्म ऑफ अ केमिकल बॉन्ड्स है ना वो स्टोर किया जाता है। ओके, सो व्हेन नीडेड दे विल बी रीयूटिलाइज। ओके, तो ये एनर्जी है वो स्टोर करके फिर जब जरूरत होती है तब इसको यूज किया जाता है, एंड दैट इज यूटिलाइज फॉर बायोसिंथेटिक, ऑस्मोटिक एंड मैकेनिकल वर्क्स। जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस चलती हैं सेल के अंदर उसमें ये फिर यूज किया जाता है। ओके, तो मोस्टली ये जो केमिकल बॉन्ड्स बना के जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है ना, दैट इज मोस्टली एटीपी मॉलिक्यूल। ओके, एटीपी ही बना जाता है मोस्टली। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनर्जी करेंसी इन आवर सेल इन द लिविंग सिस्टम इज अ बॉन्ड एनर्जी, इज अ एटीपी। ओके, सबसे ज्यादा कोई अगर एनर्जी का मॉलिक्यूल बनाया जाता है, एनर्जी करेंसी बनाई जाती है, तो दैट इज एटीपी। कोई काम करना है, चलो एनाबोलिज्म करनी है, एनर्जी चाहिए, तो कौन आएगा वर्क में, कौन करेगा फंक्शन, ये एटीपी करेगा, है ना। एटीपी के पास आप देखिए रिबोज शुगर है, एडेनाइन है, ये दोनों बाइंड हुए हैं एक दूसरे के साथ। फिर यहाँ पे देखिए एक फोस्फेट है, दूसरा फोस्फेट है, तीसरा फोस्फेट है, इसीलिए इसे क्या बोला गया, एडेनोसाइन ट्राई फोस्फेट। 3 फोस्फेट है ना, इसीलिए क्या बोला गया, इसको ट्राइफोस्फेट। पीछे आ रहा है एडिनोसाइन ट्राइफोस्फेट। ओके, अगर एक बॉन्ड टूटेगा ना यहाँ से तो एनर्जी रिलीज करेगा, तो एटीपी विल कन्वर्ट इनटू एडीपी। देखो अभी 3 में से कितने बचे, 2 ही बचे ना, तो अब ये बन गया एडीपी। फिर वापिस उसे अगर यहाँ से तोड़ा गया तो फिर से एनर्जी मिलेगी, फिर ये बन जाएगा एएमपी, है ना, फिर ये बन रहा है एएमपी। ओके, तो एएमपी में से फिर नहीं मिलती एनर्जी, है ना, एएमपी में से फिर बार बार तोड़ा जाए तो अभी नहीं मिलेगी, ये बॉन्ड्स जो बने थे उसी को तोड़ने से एनर्जी मिल रही थी। तो एटीपी में से एडीपी बनेगा, फिर एडीपी में से एएमपी, फिर वो एनर्जी लेस हो जाएगा, है ना, वापिस से फिर उसका फोस्फोराइलेशन करके उसमें फिर फोस्फेट ऐड किए जाएंगे और वापिस इसमें से एटीपी बनाया जाएगा। ओके, तो ऐसे ही प्रोसेस चलती रहती है और हमारी जो एनर्जी की नीड है वो कंप्लीट होती रहती है। और ये एटीपी प्रोडक्शन जो है ना वो करने का काम मेनली हमारा माइटोकॉन्ड्रिया करता है। ओके, वो मेनली कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। वी विल लर्न इन डिटेल इन चैप्टर नंबर 14। ओके, चैप्टर नंबर 14 में हम सीखेंगे ये चीज। नेक्स्ट चीज आ रही है, नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है लिविंग स्टेट। मीन्स कोई भी इंसान लिविंग स्टेट में है या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग स्टेट में है, इसे हम कैसे मान ले कि ये लिविंग स्टेट में है। तो इन ऑर्गेनिज्म द मेटाबोलाइट्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन। ओके, ब्लड कॉन्सेंट्रेशन में ग्लूकोज कितना होना चाहिए नॉर्मल पर्सन का, 4.2 to 6.1 मिलीमोल पर लीटर, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हार्मोन होना चाहिए नैनोग्राम्स पर ml, तो ये फिक्स होना चाहिए। ओके, इसमें कुछ अगर गलती हुई या फिर उसे मेंटेन नहीं किया गया तो वो पर्सन फिर आगे जाके डेथ की ओर वो जा सकता है। ओके, सो मेंटेनेंस ऑफ दिस कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द बायोलॉजी। नाउ सिस्टम एट द इक्विलिब्रियम, है ना, सिस्टम एट इक्विलिब्रियम कैन नॉट परफॉर्म वर्क। ओके, आप समझ लीजिए ये बात कि सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में हो गई ना तो ये परफॉर्म नहीं कर सकती। और इक्विलिब्रियम होता है ना कोई भी सिस्टम का, मीन्स हमारी बॉडी में हर एक चीज इक्विलिब्रियम पे आ गई, दैट इज कंसिडर्ड एज अ डेथ, है ना। अभी इसमें कोई भी प्रोसेस पॉसिबल ही नहीं है ना। जनरली क्या होता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन है वहां से लो में चला गया, लो कॉन्सेंट्रेशन में इसमें से हाई चला गया, लेकिन दोनों ही और अगर सेम कॉन्सेंट्रेशन है तो कहीं पे भी मूवमेंट नहीं होगी। और ये मूवमेंट अगर स्टॉप हो गई ना, सेल से कुछ चीजें बाहर जा रही है, बाहर से कुछ अंदर आ रहा है, ये सब अगर स्टॉप हो गया ना तो दिस इज इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम दैट मीन्स डेथ। सो परफॉर्म वर्क करने के लिए इक्विलिब्रियम नहीं होना चाहिए। एट लिविंग ऑर्गेनिज्म वर्क कंटिन्यूअसली दे कैन नॉट बी रीच इक्विलिब्रियम, अगर उनको कंटिन्यूअस वर्क करना है तो इक्विलिब्रियम में नहीं आना है। अगर इक्विलिब्रियम में आए तो दैट इज कंसिडर्ड डेथ। सो इट मीन्स द लिविंग स्टेट इज अ नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट। ओके, लिविंग स्टेट का क्या मतलब है, काफी बार आपने ऐसी जॉक्स भी पढ़ी होगी या फिर ऐसी जो भी थॉट्स प्रोसेस होती है वो भी पढ़ी होगी। अगर इंसान की लाइफ ऐसी है ना, अप एंड डाउन वाली है ना, तभी वो लिविंग है।
अगर आपकी लाइफ स्मूथ चल रही है ना तो दैट इज डेथ कंडीशन। ओके, तो आपने भी काफी बार मूवीज में देखा होगा, ऐसे कोई भी एडमिशन होता है, हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होता है, तो वो पर्सन की ऐसे ऐसे हार्ट रेट चलती है, और एक बार जब उसकी डेथ हो जाती है ना तो वो इंडिकेट करती है ऐसे ऐसे हो जाता है, दैट इज कंसिडर्ड अ डेथ। ओके, तो लाइफ में जितने भी स्ट्रगल्स आए ना, आप ऐसा मत सोचिए कि लाइफ में स्ट्रगल्स है, आप ऐसा ही मान के चलो कि ये ऐसे स्ट्रगल्स हैं तभी हम जी रहे हैं। ओके, so as living organism work continuously, they cannot be reach equilibrium. The living state is a non equilibrium. Okay, steady state जो है वो परफॉर्म करता है, मीन्स एबल टू परफॉर्म वर्क होता है, steady state to be able to perform work. ओके, सो इक्विलिब्रियम नहीं आना चाहिए तभी ये परफॉर्म कर सकता है, steady state to be able to perform work. लिविंग प्रोसेस इज अ कांस्टेंट एफर्ट टू प्रिवेंट फॉलिंग इनटू इक्विलिब्रियम, मीन्स हम जो जिंदा होते हैं ना, जब तक हम जितने जिंदा हैं, मीन्स हमारे अंदर लाइफ है, तब तक हमारा पूरा बॉडी ऐसी ट्राई करते रहता है, पूरी लाइफ ये ट्राई करता रहता है इक्विलिब्रियम ना हो, है ना, क्योंकि इक्विलिब्रियम हो गया तो क्या हो जाएगा, फिर डेथ हो जाएगा, है ना। तो हमारा बॉडी स्टार्ट से, मीन्स जब से हम बोर्न होते हैं, मीन्स हम जैसे, वैसे तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि बोर्न नहीं होते तब से, है ना, मदर के वूम में जब से है तब से हमारा बॉडी कंटिन्यूअसली ये ट्राई करता है कि इक्विलिब्रियम ना आ जाए। ओके, तो तभी वो लिविंग स्टेट में रह सकते हैं। सो कांस्टेंट इफोर्ट कर रहा है हमारा बॉडी, क्या करने के लिए कांस्टेंट इफोर्ट कर रहा है, प्रिवेंट फॉलिंग इनटू इक्विलिब्रियम, है ना, इक्विलिब्रियम में आए तो खत्म, तो फिर ये हो जाएगा डेथ। दिस इज अचीव्ड बाय एनर्जी इनपुट ऑब्टेन फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म, और इक्विलिब्रियम में नहीं आने के लिए ही ये मेटाबॉलिज्म काम कर रहा है। ओके, अगर मेटाबॉलिज्म अच्छे से काम नहीं कर रहा तो इक्विलिब्रियम में हमारा बॉडी है वो जल्दी चला जाएगा, सेल्स है वो जल्दी चले जाएंगे, तो दैट पर्सन में डाई। सो नो लिविंग स्टेट विदाउट मेटाबॉलिज्म, हम ऐसा बोल ही नहीं सकते कि कोई भी लिविंग स्टेट है, कोई भी लिविंग सेल है वो मेटाबॉलिज्म के बगैर भी जी सकता है। ओके, इसमें कंपलसरी मेटाबॉलिज्म होता ही होता है। ओके, दिस इज द लाइफ प्रोसेस एंड मेन प्रोसेस ऑफ द बॉडी। ओके स्टूडेंट्स, सो अभी के लिए यस, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, फिर मैं न्यू टॉपिक। यस, इक्विलिब्रियम वाला नहीं समझ आया। अच्छा, तो मैं वापिस बोलती हूँ। सपोज ये सेल है आपके, है ना, ये सेल्स है, और ये बाहर का एनवायरमेंट है। ये बाहर के एनवायरमेंट में ग्लूकोज ले लीजिए, यहाँ पर ग्लूकोज ले लीजिए, यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पे लो कॉन्सेंट्रेशन है, तभी बाहर से ग्लूकोज अंदर जाएगा, या फिर अंदर का हाई है बाहर का लो है तो यहाँ से बाहर, अंदर से बाहर जाएगा। ऐसे जो अगर है ना तो नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट है, वो नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट है। ऐसे अगर दोनों ही सेल्स मीन्स अंदर की कॉन्सेंट्रेशन और बाहर की कॉन्सेंट्रेशन दोनों ही सेम हो गई, पूरे बॉडी में सेम हो गई, जितने भी सेल्स है हमारे बॉडी में 10⁻14 सेल है। ओके, तो हर एक सेल ऐसे इक्विलिब्रियम में अगर आ गया तो दैट इज कंसिडर एज अ डेथ। ओके, दैट इज कंसिडर एज अ डेथ। ओके, डेथ का मतलब यही है। तो लिविंग प्रोसेस इज कांस्टेंट एफर्ट, मींस हम जब लिविंग होते हैं ना, लिविंग कंडीशन में, तब हम पूरी की पूरी ट्राई करती है, हमारी बॉडी जो है वो कंटिन्यूअसली ये ट्राई करती है कि हम इक्विलिब्रियम में ना आए। अगर इक्विलिब्रियम में आते हैं ना तो वो डेथ हो जाती है, मींस सेल में डाई। ओके, इज इट क्लियर चित्रा नाउ? यस मैम। ओके ओके, देन लेट अस गो फर्दर। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है एंजाइम्स। Okay, this is also very important. Actually, this is the type of proteins. Okay, प्रोटीन का ही ये बना होता है, प्रोटीन में जितना हमने सीखा है ना वो सब यहाँ पे भी अप्लाई होता है, एंजाइम्स में भी अप्लाई होता है। ओके, नाउ लेट अस गो फर्दर इन द एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। आपको पता है ना, कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन होती है ना तो केमिकल रिएक्शन में आपको कैटलिस्ट यूज करने पड़ते हैं फॉर स्पीड डाउन द प्रोसेसेस, है ना, पूरी प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए। तो यहाँ पे एंजाइम्स जो है ना वो बायोलॉजिकल प्रोसेस को स्पीडी बनाते हैं, है ना, इट विल इन्फ्लुएंस द स्पीड ऑफ अ बायोकेमिकल रिएक्शन। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। देखिए ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, हर एक एंजाइम जो है ना वो प्रोटीन से बनते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हर एक प्रोटीन है वो एंजाइम है। ओके, काफी और भी प्रोटीन होते हैं जो एंजाइम नहीं होते हैं, लेकिन ऐसा बोल सकते हैं कि हर एंजाइम जो है ना, हर एक एंजाइम वो प्रोटीन से बना है। एंजाइम्स आर स्पेसिफिक, फॉर एग्जांपल लोकेन की। ओके, एंजाइम्स कैसे है? स्पेसिफिक है। फॉर एग्जांपल लोकेन की, दैट मीन्स ये अगर आपने लोक देखा है ना यहाँ पे, तो ये लोक कोई स्पेसिफिक की से ही ओपन हो सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई भी की लेके खोल दिया लोक,
है ना। तो ये जैसे लॉक एंड की होता है कि लाइक स्पेसिफिक लॉक के लिए आपको स्पेसिफिक की चाहिए, तो ऐसे ही यहाँ पे स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक एंजाइम चाहिए। मीन्स एंजाइम विल वर्क ऑन अ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ओनली। ओके, मीन्स उसके जो खुद के सबस्ट्रेट है ना उसी के ऊपर ये वर्क करेंगे। रिबोजाइम यहाँ पे मैं स्टार कर रही हूँ। ओके, एक ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन से नहीं बना होता है, बी वेरी क्लियर अबाउट दिस। ओके, ये ऐसा एंजाइम, जनरली क्या है, हर एक एंजाइम प्रोटीन से बना है, लेकिन ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस है। ओके, एक्सेप्शनल केस है कि ये है ना एंजाइम है फिर भी प्रोटीन से नहीं बना होता, ये न्यूक्लिक एसिड से बना है। ओके, एंड इट विल बिहेव लाइक अ एंजाइम। एंजाइम्स फॉर्म टर्शियरी स्ट्रक्चर। यू नो व्हाट इज अ टर्शियरी स्ट्रक्चर्स? ओके, आपको पता ही है टर्शियरी स्ट्रक्चर, ऑलरेडी मैंने जब प्रोटीन सिखाया तब सिखाया था। विथ सम क्रेविक्स, दैट इज अ पॉकेट्स, एंड दैट इज कॉल्ड एक्टिव साइट्स। और इसके अंदर थोड़े से पॉकेट्स होते हैं, ऐसे सपोज मान लीजिए ऐसा एक एंजाइम है, उसके अंदर ऐसी थोड़ी सी ग्रूव्स होती है जिसके अंदर सबस्ट्रेट बाइंड हो सकता है, तो ये बोला जाएगा पॉकेट, है ना। ऐसे पूरा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर कोई एक एंजाइम है ना ऐसे अटैच हो पाता है, ऐसी ग्रूव है ना, दैट इज कॉल्ड एक्टिव साइट। एंड उसी के अंदर ये बाइंड होके फिर पूरी प्रोसेस कर सकता है। ओके, उसी को फिर उसके अंदर बाइंड होके पूरी प्रोसेस कर सकता है। ओके, नाउ केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसके अंदर दो चेंजेस किए जाते हैं, फिजिकल चेंज किए जाते हैं या फिर केमिकल चेंज किए जाते हैं। फिजिकल चेंज में शेप चेंज किया जाता है ये मैटर का, या फिर ब्रेकडाउन ऑफ बॉन्ड्स होते हैं। आइस विल मेल्ट इनटू वाटर, दैट इज अ फिजिकल चेंज। वाटर बिकम वेपर, दैट इज अ फिजिकल चेंज। ओके, तो ये केमिकल रिएक्शन ही है। केमिकल चेंज जो भी है उसमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें क्या होगा, तो बॉन्ड्स आर ब्रोकन इनटू न्यू बॉन्ड्स विल बी फॉर्म, मे बी ऑर्गेनिक और मे बी इनऑर्गेनिक रिएक्शन विल अकर। तो ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक मींस इनऑर्गेनिक प्रोसेस भी होती है, ऑर्गेनिक प्रोसेस भी होती है। ओके, तो बॉन्ड फॉर्मेशन इसमें सबसे ज्यादा होता है, ऑर्गेनिक हो सकता है या फिर इनऑर्गेनिक। यहाँ पे आप देखते हो तो ये रिएक्शन इनऑर्गेनिक है, जिसमें कार्बन नहीं होता ना वो इनऑर्गेनिक होगा, और जिसके स्ट्रक्चर में कार्बन कंटेनिंग है, ये स्टार्च के अंदर कार्बन है, दिस इज ऑर्गेनिक रिएक्शन। ओके, तो रेट ऑफ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस है ना, वो ऑलवेज आप देखो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म एंड यूनिट टाइम, ऐसे हम उसको डिफाइन कर सकते हैं पूरी रेट को। तो डेल्टा पी, ओके, प्रोडक्ट कितनी हुई डेल्टा पी एंड अपॉन डेल्टा टी, यूनिट टाइम जितना उसने लिया है, तो ये हम ऐसे रेट को डिसाइड कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन का रेट क्या है। ओके, सो केमिकल रिएक्शन जो भी होती है ना, वो उसका जो रेट होता है उसे वेलोसिटी बोला जाता है, स्पीड। ओके, इफ द डायरेक्शन इज स्पेसिफाइड, मींस उसका डायरेक्शन स्पेसिफाइड होना चाहिए, लाइक ये CO2 है, H2 है, उसमें से यही डायरेक्शन में ये बन रहा है, कार्बोनिक एसिड बन रहा है। ओके, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन है ना, उसमें स्पेसिफाइड डायरेक्शन है, उसकी वेलोसिटी स्पेसिफाइड है। सो रेट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्टर्स। तो ये फैक्टर्स कौन कौन से हैं, टेम्परेचर, सपोज ये कोई प्रोसेस चल रही है, वहां पे पहले जो टेम्परेचर था उसे अगर आपने टेम्परेचर 5 डिग्री या फिर 10 डिग्री या मोर देन दैट अगर आपने इंक्रीज कर दिया तो रेट विल बी डिक्रीज। ओके, मीन्स आपने इंक्रीज किया तो रेट डिक्रीज हो सकता है, या फिर डिक्रीज किया तो रेट इंक्रीज हो सकते हैं, ऐसे वाइस वर्सा भी हो सकता है। ओके, तो ये पूरा प्रोसेस है ना वो टेम्परेचर डिपेंडेंट भी बोल सकते हैं। ओके, सो जनरली रेट डबल्स और डिक्रीज बाय द हाफ फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस। हो सकता है 10 डिग्री आपने इंक्रीज किया तो रेट डबल भी हो सकता है या फिर डिक्रीज भी हो सकता है हाफ तक, तो देर इज डिपेंड ऑन द डायरेक्शन। रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन इज वेरी हाई। फॉर एग्जाम्पल कार्बोनिक एनहाइड्रेज अगर एंजाइम है तो वो फास्टेस्ट एंजाइम है, सबसे स्पीड में वो काम करता है, तो इट विल एक्सेलरेट फॉलोइंग रिएक्शन टू 10 मिलियन टाइम्स, ये 10 मिलियन टाइम्स ये ज्यादा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज आपने एब्सेंस में काम किया, ये रिएक्शन जब यूज की ना तब आपने एंजाइम यूज नहीं किया, तो एंजाइम के बगैर ये इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम इट विल जस्ट प्रोड्यूस 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2CO3 इन जस्ट एन आवर। ओके, एक घंटे के अंदर 60 मिनट में देखिए आप कितना बना रहा है, ओनली 200 मॉलिक्यूल बना रहा है। और अगर आपने ये एंजाइम यूज किया ये रिएक्शन में, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम अगर यूज किया तो देखिए 6 lakhs ऑफ अ मॉलिक्यूल विल फॉर्म पर सेकंड। ये घंटे में भी नहीं कर सकता तो उतना वो सेकंड में कर लेगा अगर आपने एंजाइम यूज किया है ना। तो एंजाइम क्या करता है, जो भी रेट है, वेलोसिटी है, स्पीड है प्रोसेस की, उसको काफी टाइम तक उसे इंक्रीज कर देगा, है ना, मल्टीपल टाइम। ये देखो यहाँ पे लिखा है 10 मिलियन टाइम्स उसको रिएक्शन को फास्टर कर देता है। ओके,
तो यहाँ पे देखिए कितना वास्ट डिफरेंस है, ये 200 मॉलिक्यूल बन रहे थे 1 घंटे में। ओके, और सिर्फ मैंने क्या किया, एक एंजाइम यूज किया तो 6 लेग्स बन गए ओनली विद इन अ सेकंड। ओके, मिनट का तो आप सोचो और घंटे का सोचो कितना स्पीड में ये रिएक्शन हो गया। तो इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम दिस रिएक्शन विल बी स्पीडी। ओके, नाउ केमिकल रिएक्शन देखिए, इन मेटाबॉलिक पाथवेज ईच स्टेप इज कैटेलाइज्ड बाय डिफरेंट एंजाइम। यहाँ पे अगर आप देखोगे ग्लूकोज जब एंटर होता है हमारे सेल के अंदर तो काफी सारी सीरीज ऑफ रिएक्शन होती है। दिस वी विल लर्न इन स्टैंडर्ड 11 चैप्टर 14। चैप्टर 14 में डिटेल में जाएंगे। तो ग्लूकोज में से पायरुविक एसिड जो बनता है ना उसके अंदर ये 10 स्टेप्स लगते हैं। ये सब 1 2 3 4 ऐसे काउंट करोगे तो टोटल 10 स्टेप्स है। ओके, और ये 10 और 10 जितने भी स्टेप्स हैं हर एक में देखिए आप, हर एक में एक एक एंजाइम यूज हो रहा है, हर एक जगह पे एक एक एंजाइम है, यहाँ पे एंजाइम है, यहाँ पे एंजाइम है। तो हर एक स्टेप एक स्पेसिफिक एंजाइम चाहिए उसको, है ना। तो ये मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होती है उसके ईच स्टेप विल कैटेलाइज बाय डिफरेंट एंजाइम। एग्जांपल है ग्लाइकोलाइसिस व्हिच वी विल लर्न इन स्टैंडर्ड 11 चैप्टर नंबर 14। ओके, 10 डिफरेंट एंजाइम टेक पार्ट। सो ये काफी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस भी हमारे बॉडी के अंदर होती है ना, वो हर रोज होती है। हर रोज हम खाने में ग्लूकोज ले रहे हैं, ग्लूकोज सेल में जा रहा है और वो हर रोज हमारी बॉडी में ये होता है। अब है ना नेचर ऑफ एंजाइम, वो हम मंडे करने वाले हैं। ओके, एंजाइम कैसे काम करता है दैट वी विल लर्न इन ऑन मंडे। सॉरी, मंडे तो नहीं आएगा ना लेक्चर हमारा, हमारा लेक्चर आएगा थर्सडे। तो थर्सडे करेंगे हम। ओके, थर्सडे करेंगे ये हम। तो अभी के लिए अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो